नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके जितने भी मेन पॉइंट हैं उनको एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कैथोड किरण होती क्या है, कहाँ से वो जनरेट होती है, किस तरफ उनका मोशन होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसे किस प्रकार से रिलेटेड है, माने इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो हुई कैसे, उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग समझेंगे। अगर आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको कुछ भी समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैथोड किरण नलिका जो होती है, जिसको हम लोग निर्वात नलिका के नाम से भी जानते हैं, ये आखिरकार होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, एक कांच की इस प्रकार की नलिका होती है। इस नलिका के अंदर दो धातु के टुकड़े इस प्रकार से लगा दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं, और उनको एक तार से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। और इनके मध्य बैटरी जो लगाई जाती है वो हाई वोल्टेज की बैटरी होती है। ये तो इस तरफ का पूरा सेटअप हो गया। और इस नलिका के अंदर एयर जितनी भी होती है उसको पंप लगा करके बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ से एयर को बाहर निकालेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी दाब कम हो जाएगा। हवा को इसमें से बाहर निकाल देंगे तो दाब अपने आप ही कम हो जाएगा। और ये जो कम दाब है ये लगभग 0.01 mm के आसपास का ये दाब यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें क्या क्या है, एक कांच की नलिका है, इसके अंदर दो धातु के टुकड़े लगाए गए हैं, इसमें जो एयर थी उसको पूरी को बाहर निकाल दिया, जो इसके अंदर हवा थी उसको सारी को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है। अब कैथोड किरण नलिका प्रयोग में जो वोल्टेज लगाई जाती है वो हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, और वो लगभग 10,000 वोल्ट से ऊपर की बैटरी यहाँ पर जोड़ी जाती है, ठीक है। ये सेटअप समझ में आया आपको। कांच की नलिका है और उसके अंदर इस प्रकार से चीज़ें लगाई गई हैं। इसमें ये जो दो धातु के टुकड़े लगाए गए हैं, उसमें एक को कैथोड बोलेंगे और दूसरे को हम लोग एनोड बोलेंगे। एक एनोड है और दूसरा कैथोड है, ठीक है। ये इतना यहाँ पे सेटअप होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो कि 1878 की बात मैं कर रहा हूँ, इस समय जिन्होंने किया था उनका नाम था सर, ठीक है, सर ये एक उपाधि होती है, सर विलियम क्रुक्स इनका नाम था। ये आपको याद रखना है, सर विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने ये कैथोड किरणों की डिस्कवरी करी थी। सबसे पहले इन्होंने क्या अपना जो पॉइंट दिया था कि कैथोड किरणें कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती है। अब सवाल ये आता है कि इनको पता कैसे चला कि ये कैथोड से ही निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती है। तो देखिए, समझते हैं इनको कैसे पता चला होगा। इन्होंने जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज लगाई तो पूरी की पूरी नलिका के अंदर यहाँ पे अंधकार, यहाँ पे रोशनी, यहाँ पे अंधकार, यहाँ पे रोशनी, इस प्रकार से एक क्षेत्र बन गई, ठीक है। अब इनको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे जो रोशनी दिख रही है वो कैथोड से आ रही है कि वो एनोड से आ रही है। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि अगर रोशनी इधर से आ रही है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगा और रोशनी उस तरफ से आ रही है तो उसकी छाया इस तरफ बन जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ और रोशनी इधर से आ रही है तो उसकी छाया उस तरफ बन जाएगी। भाई सामने बल्ब है तो हमारी छाया पीछे की तरफ ही तो बनती है, और अगर इस तरफ बल्ब है, इस तरफ से रोशनी आ रही है तो हमारी छाया दूसरी तरफ बनती है। वही इन्होंने किया। यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी छाया इस तरफ बनी। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो किरणें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, जो रोशनी हमें दिखाई दे रही है, वो कैथोड से आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने अपना पहला जो निष्कर्ष यहाँ पे निकाला, ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया कि कैथोड से कोई किरणें निकलती है, जिसका नाम इन्होंने दिया कि ये कैथोड किरण है, ठीक है। इन्होंने कैथोड किरण इसको बोला। पहली बात समझ में आई कि कैथोड किरणें कहाँ से निकलती है, कैथोड से निकलती है। पहली बात इन्होंने ये बताई। फिर इन्होंने क्या किया
कि चलो देखते हैं कि ये किरणें क्या सीधी रेखा में गमन कर रही है या फिर इस तरफ भी ऐसे भी गमन कर रही है, ये भी इनके दिमाग में था। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो एनोड है इसमें छिद्र कर दिए इस प्रकार से। ठीक है, ये एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। पहली तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि कैथोड किरणें कैथोड से निकलती है, और दूसरा कि क्या ये सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी गमन करती है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, एनोड में इन्होंने छिद्र किए और उनके पीछे यहाँ पर एक पर्दा लगाया। ठीक है, एक स्क्रीन लगाई जो कि ZnS की स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड की ये जो स्क्रीन थी, क्योंकि यहाँ पर जब ये कण टकराए, ये जो किरणें टकराएंगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा। तो इन्होंने फिर से बैटरी को ऑन किया, ये छिद्र करके ZnS का यहाँ पे पर्दा लगा दिया और फिर से यहाँ पे ऑन किया इसको। तो ये किरणें यहाँ से जाती हुई सीधी यहाँ पर टकराई और यहाँ पे रिफ्लेक्शन आया। ठीक है, तो इस घटना को देख करके इन्होंने दूसरा पॉइंट अपना बताया कि कैथोड किरणें कैथोड से तो निकलती है, साथ ही कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है और सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, कैथोड किरणें कैथोड से निकलती है, एनोड की तरफ जाती है और सीधी रेखा में गमन करती है। ये इनका दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है अपने को। तीसरा काम इन्होंने ये किया कि यहाँ पर एक पहिया इन्होंने लगा दिया। ठीक है, एक पैडल वाला पहिया इन्होंने लगा दिया और अब की बार इन्होंने जैसे ही बटन को ऑन किया तो यहाँ से कैथोड किरणें आई, इसको टकराई और पहिए को घुमा दिया। तो तीसरा, इस घटना से उन्होंने तीसरा अपना निष्कर्ष ये निकाला कि जब कैथोड किरणें कैथोड से निकलती है, एनोड की तरफ जाती है, तो बीच में जो पहिया रखा होता है उसको घुमा देती है, उसके टकराने से वो घूम जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव भी दर्शाती हैं। ठीक है, यांत्रिक प्रभाव दर्शाती हैं, इसका मतलब इसमें कण होते हैं। तो इन्होंने निष्कर्ष ये निकाल दिया कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। तीसरा यहाँ पे ये बात बोली इन्होंने। ठीक है, ये तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है कि कैथोड किरणें कैथोड से निकलती है, एनोड की तरफ जाती है, सीधी रेखा में गमन करती है और यांत्रिक प्रभाव दर्शाती है, क्योंकि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। नंबर 4 पे अब अगली इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आगे फिर से एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम पेरोन था। पेरोन ने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगाया। ठीक है, जैसे इस तरफ गति कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और इनके भी पैरेलल में, इनके लंबवत यहाँ पे इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया और साथ में इनकी गति भी करवाई। तीनों काम एक साथ में किया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया लंबवत और यहाँ पे इस तरफ लंबवत इन्होंने दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और साथ में यहाँ पे बटन को ऑन किया। जैसे ही उन्होंने गति करी तो इन्होंने पाया कि ये जो किरणें हैं वो ये जो जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, वो छोटे वाले कण ऋणात्मक आवेशित कण की भांति काम कर रहे हैं। ठीक है, पेरोन्स ने क्या पाया कि ये जो किरणें जिन कणों की मिलकर बनी हुई है वो कण ऋणात्मक आवेशित कणों की भांति व्यवहार करते हैं और आगे चल के इन्हीं ऋणात्मक जो कण थे, इन्हीं कणों को बोला गया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बोलने वाले वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, उनका नाम था। जे थॉमसन को भी आपको याद रखना है। ठीक है, पेरोन्स ने क्या कहा कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है वो ऋणात्मक आवेशित कणों की भांति व्यवहार करती है और इन्हीं ऋणात्मक आवेशित कणों को आगे चलकर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है, साथ ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात भी निकाला जिसका मान 1.76 × 10⁸ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान कितना निकाला जे थॉमसन ने, 1.76 × 10⁸, जो कि हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी से फिर आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल कौन कौन सी घटनाएं हमें देखने को मिली। पहली बात तो ये कि कैथोड किरणें कैथोड से निकलती हैं और एनोड की ओर ये गति करती हैं।
दूसरी बात, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। तीसरी बात, ये यांत्रिक प्रभाव दर्शाती है, अर्थात ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। चौथी बात, ये जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है वो ऋणात्मक आवेशित कणों की भांति व्यवहार करते हैं और इन्हीं ऋणात्मक आवेशित कणों को आगे चलकर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा और इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात इन्होंने निकाला 1.67 इंटू 10⁸। ठीक है, तो ये कैथोड किरण नलिका प्रयोग की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।